हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चहल एकेडमी। प्रीलिम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सीरीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। हम पिछली बार यहाँ पे हमने 1995 से लेकर 2000 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको किया था। आज हम करने वाले हैं 2001 से लेकर 2005 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट में यूपीएससी सीएससी में पूछे गए हैं। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्लास ऑफ एनिमल्स नॉन एज मार्सुपियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका फीचर है ये? ठीक है, कहाँ पे ये मिलते हैं? तो एनिमल अगर हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत फेमस मार्सुपियल, जैसे कि कंगारू। कंगारू जैसे और भी एनिमल्स होते हैं जो मार्सुपियल होते हैं। मार्सुपियल वो होते हैं जिनके अंदर में जो एनिमल्स होते हैं स्टार्टिंग स्टेज में जो वो बेबी को बर्थ देते हैं, वो बर्थ के जो इनिशियल स्टेज होती है वो तो उनके बॉडी के अंदर में ही रहता है, लेकिन इनिशियल स्टेज के बाद में वो उनके अंदर एक पाउच होता है, उसके अंदर में वो शिफ्ट कर देते हैं। और उसकी जो बाकी की जो लाइफ है, वो जो आपके न्यूली बॉर्न होगा उसके जो यदि एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनिशियल लाइफ बॉडी के अंदर में, बाहर की जो लाइफ है वो पाउच के अंदर में होती है। और ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2001 में ये पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके अंदर में पहले एनिमल के अंदर की बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है, फिर ये मार्सुपियल जो होता है पाउच के अंदर में आ जाता है। और लार्जेस्ट डाइवर्सिटी मार्सुपियल की हमें देख देख पा रहे हैं, जैसे कि कंगारू है, कोलास है, वॉम्बैट है, तस्मानियन डेविल्स हैं, ये सभी मार्सुपियल्स हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है? फर्स्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार इज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व है, डेफिनेटली करेक्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार आप जानते होंगे, जो हमारा तमिलनाडु है उस साइड में है। द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 हैज बीन मर्ज्ड विद द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। बिल्कुल सही है। जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है उसी के अंदर में हमने गंगा गंगा जो एक्शन प्लान है उसको हमने मर्ज किया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एट न्यू दिल्ली जो है इम्पार्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन, डेफिनेटली करेक्ट। ये म्यूजियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा जो एजुकेशन और ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो पाए। छोटे बच्चे जब इन चीज़ों को विजिट करें तो उनको पता चले कि ये क्या चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनका इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। फोर्थ स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक वेबसाइट है, अगर आप कभी इसको विजिट करें, WIINVIS.NIC.in, WIINVIS.NIC.in। इस वेबसाइट पे आपको इंडिया के अंदर में जितने भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी नए नए चेंजेस लेकर आते हैं, चाहे कि जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स का एडिशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, और कोई अगर कोई नया कुछ रिजर्व आया है जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे दे देता है। डेफिनेटली इसका एक मेन पर्पस है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ये वेबसाइट नहीं विजिट करी तो डेफिनेटली काफ़ी आप इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमें विजिट करना चाहिए, WIINVIS.NIC.in। तो यहीं का जो क्वेश्चन का आंसर है हमें इसी स्टेटमेंट में मिल जाता है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट। सो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। चारों के चारों जो है हमारे करेक्ट आंसर हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जैसे मैंने अभी इसके बारे में बताई है कि एनवायरमेंटल जो इन्फॉर्मेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में काम करती है। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसमें एक बॉडी होती है वो सबको ऐसे कंट्रोल करती है। डिसेंट्रलाइज में होता है कि हम इसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्दर कई पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। तो सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट में सेपरेट सेपरेट लिंक्स में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पहुँचती है।
और जिससे कंट्रोल जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन एक बॉडी पूरा बॉडी को पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए एनविस जैसी जो बॉडी भी है बनाई गई है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो बी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द सी कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फेमस फॉर ए नेस्टिंग प्लेस। नेस्टिंग प्लेस वो होता है जहाँ पे अपने एनिमल जो है अपने बेबी को पालते हैं स्टार्टिंग इनिशियल वाली कंडीशन के अंदर में। फॉर द जाइंट ऑलिव रिडले टर्टल। जाइंट ऑलिव रिडले टर्टल आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये करंट अफेयर में रहता है। हमारे जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे अभी ये इस चीज़ से रिलेटेड इशू चल रहा है 2025 के अंदर में, क्योंकि जब 2025 में जो हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हम 75,000 लगभग 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर आए हैं, इस प्रोजेक्ट की वजह से डर है कि ये पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है ये ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बनानी है, उसको लेके चिंतित है। तो फ्रॉम साउथ अमेरिका जो हमें बताना है कि किस एरिया में साउथ अमेरिका से जो है एक तरीके से एक जाइंट यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड बनता है, किस एरिया में ये फेमस है। डेफिनेटली गोवा की साइड में उतना टेम्परेचर नहीं होता है। गुजरात की साइड में अगर हम देखेंगे, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो इसमें जो आंसर होता है, जो आप अगर अगर आपको और उड़ीसा के बारे में याद है और पता है, तो यहाँ पे केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के एनिमल रहते हैं, ये भी उनमें से एक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द उड़ीसा। तो उड़ीसा इज़ नॉन फॉर द ओलिव रिडले टर्टल, जिसको नेस्टिंग फिनोमिना जिसको हम अरीबाडा बोलते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ टर्टल यहाँ पे आते हैं दूर दूर से और यहाँ पे अपने बच्चों को एक तरीके से इन नर्सरी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे गहिर माथा जो बीच है उड़ीसा के अंदर में, और ऋषिकुल्या रिवर माउथ जो है, ये इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हमें ओलिव टर्टल जो है मिलते हैं। और ये जो टर्टल है ये ऑल दी वे ट्रैवल करके आते हैं पैसिफिक ओशियन की तरफ से, और धीरे 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 इंडिया के आसपास में डेफिनेटली पैसिफिक ओशियन, अगर इंडिया की देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन इधर पड़ेगा, तो यहाँ से ये इधर जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और एक ये यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में एक नेस्टिंग ग्राउंड और यहाँ पे ये बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द सी, थर्ड का सी करेक्ट। बढ़ते हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ में। अ वर्ल्ड समिट विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज विल बी हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन सितंबर 2002 ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। सबसे पहले बात यहाँ पे विल यूज़ किया गया है। डेफिनेटली क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम पे ये फ्यूचर की बात होगी, आज तो ये पुराना हो चुका है। लेकिन देखते हैं कि जोहान्सबर्ग में ऐसी कौन सी मीटिंग हुई है 2002 के अंदर में जिसमें वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हो। तो डेफिनेटली एड्स से तो रिलेटेड यहाँ पे 1 दिसंबर के आसपास में होते हैं, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन राइट भी नहीं है, तो आप इसको एड्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कर सकते हैं। लेकिन एड्स का भी जो 1 दिसंबर हम वहाँ पे डे मनाते हैं, तो मीटिंग भी ज़्यादातर दिसंबर में ही हो सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे जो है मेन हमारा आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जोहान्सबर्ग में, जो कि हमारे अफ्रीका में है, वहाँ पे लोग मिले थे और वहाँ पे पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं और इनके बारे में डिस्कशन भी हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, सितंबर 2002 के अंदर में होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटीज़, हेड ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिले थे ताकि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात हो सके। सबसे बड़ा जो तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो है, सबसे पहले हमें गरीबी को हटाना पड़ेगा, पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉवर्टी रहेगी तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। तो गरीबी हटाने का मतलब है कि हम कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का यहाँ पे काम करना चाहते हैं। वाटर और सैनिटेशन डेफिनेटली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी फुलफिलमेंट होनी भी चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एफर्ट्स जो है डालने चाहिए, ताकि ओवरऑल बैलेंस बन सके इकोनॉमी, सोशल, एनवायरनमेंट के तीनों के बीच में। तो जो मीटिंग जो हुई थी ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी और इसका आंसर होगा फोर्थ का डी इज करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ में। द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गे
स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड ओशन वाटर पॉन्ड। तो आपको ये बता दें कि जो ये सभी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया और यूलोथ्रिक्स हो गया, ये सभी के सभी फ्रेश वाटर में रहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में ओशन भी दिया हुआ, तो पहले ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ये आपको जो हमारे इकोलॉजी के जो किंगडम वाला जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, उस चैप्टर में हम लोग क्लास में इसको करते हैं। तो एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है और स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, वहीं पे हम इसको पढ़ते हैं। तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड में आपको मिलेगा। सेकंड अगर देखते हैं, द कैमिलियन कैन लुक अहेड विद वन आई, आगे देख पाता है और दूसरी आई से उसी टाइम पे वो पीछे की तरफ भी देख सकता है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैमिलियन के इसी फीचर को यहाँ पे इसके लिए फेमस होता है कैमिलियन। ठीक है, कलर भी चेंज करता है डेफिनेटली, वो भी इसका एक फीचर होता है। और जो ये आई का जो होता है उसका अगर देखेंगे तो वो, जैसे हम अपनी आई को एक लेवल के बाद में घुमा नहीं सकते, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा आई को रोटेट करा सकता है इंटरनली। तो फिफ्थ का जो बी आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। सो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक जो है ये ग्रीन एल्गे की कैटेगरी में आते हैं। दैट डेफिनेटली ब्लू ग्रीन एल्गे इसमें नहीं होता है। दे आर मेनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, यानी फ्रेश वाटर में क्या आएगा, पॉन्ड्स आ सकता है, स्ट्रीम आता लेक आ सकता है, लेकिन ओशन इसमें नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, दैट इज द कैमिलियन कैन लुक अहेड विद वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड विद वन अनदर आई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एनिमल क्रोकोडाइल और एलिफेंट में से एंडेंजर्ड स्पीशीज में है? आपको हम बता दें कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक एनजीओ है, एक एनजीओ है जो एक हर साल एक रेड लिस्ट निकालती है, और उस रेड लिस्ट के अंदर में टोटल 9 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। 9 सब्जेक्ट मैटर है। जो सबसे ज़्यादा, यानी जो ऑलरेडी हमारी जो स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब दोबारा से उसके कोई भी नया कोई एनिमल उसमें उसकी स्पीशीज़ में नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसको हम एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद फिर वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कैटेगरी में डालते हैं, यानी कैप्टिविटी में वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो एनिमल बिल्कुल ख़त्म हो गए तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी पहली। जिनकी पॉपुलेशन कैप्टिविटी में यानी आर्टिफिशियली सपोर्टेड साइट्स में हो सकती है, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रहेंगे, उनको हम सेकंड कैटेगरी में लेते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे लिए क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो जाती है। क्रिटिकली एंडेंजर का मतलब है 70 से 90% के आसपास किसी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में ख़त्म हो गई हो, या फिर 3 जनरेशन के अंदर में वो ख़त्म हो गई हो। अगर 3 जनरेशन के अंदर में ख़त्म हुई है या फिर 10 साल, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर में डाला जाएगा। या फिर उसके पर सिर्फ 50 ऑर्गेनिज्म बचे हैं तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर। फोर्थ कैटेगरी होती है हमारे पास एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में हम 50 से लेकर 70 के आसपास लेते हैं और 250 इंडिविजुअल। इसके बाद वल्नरेबल कैटेगरीज आ जाती है जिसमें हम 1000 तक लेते हैं। उसके बाद नियर थ्रेटन, ठीक है, डेटा डेफिसिट, इस तरह की जो हमारे पास डेटा आता है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में यहाँ पे पूछा गया है, यानी इन सभी स्पीशीज को एक तरीके से आप बोल सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो क्या किसी लिस्ट में आता है क्या, स्पेशली फोर्थ वाली लिस्ट में आता है क्या? ये डेफिनेटली ये दोनों के दोनों जो है हमारे, अगर आप देखेंगे तो 6 में क्रोकोडाइल और एलिफेंट दोनों के दोनों जो है हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत फास्ट रेट से कम हो रही है। तो द क्रोकोडाइल फाउंड इन इंडिया सच एज सॉल्ट वाटर में भी होता है। दूसरा, आपने कभी मगर सुना होगा, मगर क्रोकोडाइल, वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये वाला जो रीजन है, मेनली वेस्ट बंगाल की साइड में, उड़ीसा के पार्ट में एंडेंजर्ड है ये। और मगर जो क्रोकोडाइल है ये भी एंडेंजर्ड है। उसकी पोचिंग और बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे हैबिटाट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो 6 का सी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे मेन चीज़ है कि NO2 जो हमारी गैस प्रेजेंट होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, NO और O। अब क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से बना है, ये याद रखिएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। ये O हमारे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ ओजोन बना लेता है, और ये जो ओजोन होती है ये
फिर हमारे साथ VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, प्लस में कई बार इसके साथ NO2 भी मिलके ये बना लेते हैं पैन, पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। पैन जो होता है ये ब्राउन कलर का हेज होता है। हेज का मतलब होता है जिसकी वजह से यानी एक ऐसा फॉगी नेचर जिसमें विजिबिलिटी कम हो जाए, तो ये ब्राउन कलर का हेज होता है। इस पूरे मिक्सचर को अगर हम देखते हैं, दिस कंप्लीट मिक्सचर इज एक्चुअली नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक। याद रखिएगा, फोटोकेमिकल स्मोक में नाम से ही पता चल रहा है कि जब सनलाइट होगी या तभी दिखेगा, यानी बहुत अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में ये नहीं दिखाई देगा। तो जो फॉग आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में दिखाई देता है वो फॉग हो सकता है, वो स्मॉग हो सकता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग दिन के उजाले में ही होगा और यहाँ पे विजिबिलिटी हमारी जो है वो कम हो सकती है फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर में। तो अभी आपने देखा कि इसके अंदर में क्या प्रोड्यूस होता है, तो डेफिनेटली क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, डेफिनेटली प्रोड्यूस इससे ये वाला चीज़ हो रही है। तो ओजोन जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग में। सो सी आंसर इज करेक्ट। फोटोकेमिकल स्मोक, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पेट्रोल डीजल जलाने पे जो बनते हैं उनसे के साथ रिएक्ट होकर एक हैज बना लेता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो सी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ में। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि हमारी एसिड रेन इसके अंदर में होती है। बट मेन चीज़ इसके अंदर में ये है कि हमारा जो आप बोल सकते हैं कि एसिड रेन के अंदर में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारे पास नाइट्रिक और इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इसके अंदर में HCl भी प्रेजेंट होता है, SO2 भी प्रेजेंट होता है, NO2 भी हो सकता है। सबसे पहली बात है कि हम एसिड रेन बोलते किसको हैं? एसिड रेन का मतलब है कि ऐसी रेन जिसका pH 5.6 से कम हो, इससे लेस हो, उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। और ऐसी एसिड रेन तब बन रही है जब ये मेनली ये दो कंपोनेंट इसके अंदर में प्रेजेंट होंगे। तो क्या कार्बन के एमिशन से ये प्रोड्यूस हो रहा है? डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि इसमें कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं है, इन जो भी मैंने एजेंट लिखा उसमें कार्बन नहीं है, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन द कोल बर्न, कोल को अगर बर्न करेंगे तो कार्बन के ऑक्साइड्स निकलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट फर्स्ट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे पा रही है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द बी। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, क्योंकि एसिड रेन के अंदर में जो मेन कंपोनेंट है वो कोल बर्न करने पे नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टूथलेस मैमल्स सच एज पेंगोलिन आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ये नहीं मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो इंडिया की आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट की, एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो पुलिस है। डेफिनेटली पुलिस नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन जैसे पुलिस काम करती है सिविल में, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के अंदर में पुलिस का जो काम करता है वो है WCCB। तो WCCB हर महीने हर साल कुछ ना कुछ आप देखेंगे सीजर करता रहता है। पेंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं उसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है इलीगली इसकी, और वर्ल्ड का यानी पूरी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रैफिकिंग जिसकी होती है, ठीक है, ट्रैफिकिंग जिसकी होती है वो जो एनिमल है दैट इज़ द पेंगोलिन। तो डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया में मिलता है, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन द इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? यस, ये एप ऐसा है जो हमारे इंडिया में ही हमें मिलता है। तो 9th का बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सो पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन, जिसका मेनिस क्रेसिकोडेटा ये इसका नाम होगा। डेफिनेटली इसको बायोलॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट नेम होता है, ठीक है। तो इंडिया, श्रीलंका और दूसरे पार्ट साउथ एशिया में आपको ये मिलता है। पेंगोलिन की जो स्केल्स होते हैं, जो मैंने बताया ऊपर की जो स्किन के स्केल्स होते हैं, उसमें कैराटीन होता है। इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, इसको बूट बनाने में, जूते बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। बट डेफिनेटली ये इलीगली बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बड़े बड़े स्टेप उठाए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर में रॉन्ग हो जाता है। गिबन इज द ओनली एप दैट इज एक्चुअली करेक्ट। जो उसकी फैमिली है हाइलोबेटिडे है, और जो ब्रैकिशिएटिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। वेस्टर्न हुलू गिबन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइमरी फाउंड होते थे, यानी मिलते थे पहले इंडिया में, और आसाम में स्पेशली और मेघालय में इस रीजन में मिलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पेंगोलिन नॉट की वजह से ये रॉन्ग हो जाता है, तो बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो अगर आप इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व डेफिनेटली आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में जैसे हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर में है, जिसको यूनेस्को ने एक स्टेटस दिया हुआ है, जिसमें से 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व वो डायरेक्टली यूनेस्को के अंडर में आते हैं। और इसके अंदर में पूछा गया है कौन सा इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये सिंपल ये क्वेश्चन ये हो जाएगा अगर आप इसको रट लेंगे, यानी आपको ये याद पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे, टोटली मैपिंग हम लोग क्लास में जो करते हैं उसी से ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो आप देखेंगे नल्लमाला जो है हमारा साउथ इंडिया में, वहाँ पे ये आपको नहीं दिखेगा। बाकी नीलगिरी में भी ये अवेलेबल है, पंचमढ़ी में भी अवेलेबल है एमपी के पास में, अगस्त्य मलाई जो हिल्स है हमारी वो साउथ इंडिया में, वो भी वहाँ भी ये मिलेगा आपको। तो आंसर है इसका नल्लमाला। ये तेलंगाना के अंदर में, आंध्र प्रदेश के अंदर में है, और यहाँ पे ये रिच डाइवर्सिटी तो डेफिनेटली आपको मिल रही है, बट बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पे कोई दर्जा नहीं है। नॉट अ डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच हैबिटाट हो। ये हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर ही इसलिए कर रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को बचा सके, उसका डिग्रेडेशन चल रहा है इसी वजह से। नल्लमाला फॉरेस्ट आर क्रिटिकल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे कि यहाँ पे टाइगर और इंडियन वाइल्ड डॉग जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। अगस्त्य मलाई की अगर हम बात करेंगे, सदर्न पार्ट जैसे मैंने बताया तमिलनाडु और केरला की साइड में ये हमारा पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज फ्लोरा एंड फोना की ऐसी हैं जो हमारी एंडेमिक है, यानी सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। नीलगिरी वो रीजन है जहाँ पे हमारा जो वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से ये आके मिलते हैं। सपोज ये हमारा इंडिया है एंड दिस पॉइंट इज द कन्याकुमारी, तो ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे नीलगिरी आपको मिलेगा। नीलगिरी रिजर्व में बहुत सारे जैसे बिलीगिरी, रंगा, ऐसे बहुत सारे आसपास रिजर्व्स हैं। इज वन ऑफ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जाले जो रीजन है उसको ये कवर करता है। यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी आता है। पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कई बार आपने सुना होगा कि डायमंड की माइनिंग होती थी पहले, अभी भी कई बार डायमंड यहाँ पे मिलते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में है। तो आंसर जो होता है हमारा इसका नल्लमाला को छोड़ के बाकी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका आंसर होगा बी, नल्लमाला इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। बढ़ते हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ में। क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है, केम इनटू फोर्स इन ईयर 2005, दैट इज वेरी मींस करेक्ट। 16 फरवरी के आसपास में ये हमारा एक्टिव हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल डील्स प्राइमरीली विद द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। डेफिनेटली ओजोन लेयर से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ओजोन रिलेटेड जो आप देखेंगे वो है हमारा वियना, वो है हमारा मॉन्ट्रियल, वो है हमारा किगाली। तो ये 3 एग्रीमेंट है जो ओजोन से रिलेटेड है, बाकी ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। मीथेन एज ए ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली करेक्ट। इसके अंदर में 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मेंशन किया गया है। तो अगर आप इसके अंदर में ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर आप देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग
पोटेंशियल, यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो कितना पोटेंशियल होगा, कितनी हीट करेगा वो 100 साल के अंदर, 100 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर, इस तरीके से देखा जाता है। 100 ईयर का अगर हम पोटेंशियल देखेंगे, और मान लीजिए हमने यहाँ पे वो गैसेस को मेंशन किया हुआ है, जीएचजीस को मेंशन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम यूनिट लेते हैं 1, तो यहाँ पे मीथेन उसके कंपैरेटिवली कितना है, 24 टाइम्स। यहाँ पे N2O अगर हम ले रहे हैं तो वो 298 टाइम्स है। अगर वहीं पे हम PFC अगर हम ले रहे हैं, पर फ्लोरोकार्बन, तो लगभग वो 12,000 गुणा ज़्यादा हार्मफुल है। HFC अगर हम ले रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो वो लगभग 14,600 गुणा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है 100 साल के अंदर में। और अगर हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड ले लेते हैं तो 22,600 गुणा ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाता है। और जब भी आप क्योटो प्रोटोकॉल हम डिटेल में जब क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें तो हम पहले से ही मेंशन कर देते हैं कि इसका पोटेंशियल इतना है। इस वजह से ये 6 गैसेस जो हैं बैन की गई हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 के अंदर में आता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये मीटिंग हुई थी, लेकिन फाइनली 11 दिसंबर को क्योटो प्रोटोकॉल ला दिया गया। और 2008 से लेकर 2012 के बीच में जो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो 5.2% तक हमें कम करना था। किस लेवल से? बिलो 1990 लेवल, यानी जो 1990 में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन था उससे 5.2% हमें कम कर लेना। कब तक कर लेना है? 2012। किस टाइम पीरियड में कर लेना है? 8 से 12। तो डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो बी इज एक्चुअली करेक्ट। सो 11th का वही मैंने जो बताया आपको, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन ग्लोबल वार्मिंग करती है, उससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ना कि ये ओडीएस या फिर ओजोन से रिलेटेड है। ये 16 फरवरी 2005 को ये एक्टिव हो गया था। हालांकि ये आ गया था 1997 में ही, लेकिन इसको एक्टिव करने में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर 2008 से लेकर 2012 के टाइम पीरियड में हमें इसको पॉजिटिवली काम करना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी डेफिनेटली वो इनकरेक्ट है, ओजोन लेयर से रिलेटेड नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन से रिलेटेड है, वियना है, और हमारे पास यहाँ पे किगाली है। पोटेंशियल की अगर जैसे मैंने अभी बात बताई तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है मीथेन का 24 टाइम्स ज़्यादा है। और जो बाकी जो हमने लिस्ट यहाँ पे बनाई है उसको आप देख के यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, तो 11th का बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12th का, अगर हम देखते हैं द करेक्ट आपको क्वेश्चन में बताना है। तो मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ द कार्टाजीना प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल अगर आपको याद है तो जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया था। वॉज हेल्ड इन द फिलीपींस इन द ईयर 2004। नेक्स्ट है इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेटली इंडिया तो इसका सिग्नेटरी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फर्स्ट मीटिंग हुई है कार्टाजीना के अंदर में और यहाँ पे हुई है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस या फिर प्रोटोकॉल डील्स विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, डेफिनेटली दिस इज एक्चुअली करेक्ट। अगर आप देखेंगे कार्टाजीना प्रोटोकॉल का ही ये एक पार्ट है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जिसके अंदर में इंपोर्टर कंट्री, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जिसके अंदर में आप देखेंगे कि जो इंपोर्टर कंट्री है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को खरीद रही है और एक्सपोर्टर जो बेच रही है वो ठीक से टाई अप कर पाएँ, इंपोर्टर ठीक से डिसीजन ले पाए कि वो सही चीज़ इंपोर्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपकी कंट्री में एंटर कर जाए और हो सकता है कि वो पॉइजन फैला दे, हो सकता है वो डिजीज़ फैला दे, तो बहुत बड़े स्केल पे डिज़ास्टर हो सकता है। इसलिए बचने के लिए आपको जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है या फिर बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील है उसके साथ ही आपको जाना पड़ता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मेंबर ऑफ द बायोसेफ्टी, डेफिनेटली आप जानते होंगे जब भी हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ UNCHE, फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED हुआ, जो कि रियो डी जेनेरियो के अंदर में हुआ। UNCHE 1972 के अंदर में हुआ, रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर में हुआ। तो इन मीटिंग के अंदर जब भी हमने देखा तो USA इसका पार्टिसिपेंट नहीं रहा है। USA का कहना है कि हम लोग पोल्यूशन को अभी फ़िलहाल के लिए प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं,
यानी हमें अभी पॉल्यूशन बढ़ाने दीजिए, हम डेवलपमेंट को अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और कुछ टाइम बाद जब हमारी डेवलपमेंट हमें लगेगा एक पीक लेवल पे और अच्छे लेवल पे पहुंच गई है तो डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, यूएसए का ये जो कहना है, इससे हमारा जो ओवरऑल पॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड का 15%, 15.2% पॉल्यूशन सिर्फ यूएसए करता है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है चाइना करता है, लगभग 33% के आसपास। यूएसए उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है 15% के आसपास। उसके बाद इंडिया आता है, बट इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 5.6% ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन भी रहती है। वहीं पे चाइना और यूएसए, आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर में तो हमारी कुछ स्टेट ही इसको यूएसए की पॉपुलेशन बना सकती है, और उसके अंदर में टोटल वर्ल्ड का 15.2% ये पॉल्यूशन होना डेफिनेटली एक बड़ी बात है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है बायोडाइवर्सिटी या किसी भी एनवायरमेंटल कन्वेंशन के अंदर पे, तो सी इज़ एक्चुअली करेक्ट, तो 12th का सी करेक्ट आंसर होगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से डील करता है, स्पेशली इसको हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कार्टाजेना प्रोटोकॉल की, वो कुआलालंपुर में हुई थी, मलेशिया फिलीपींस के अंदर में नहीं हुई थी। जैसा मैंने बताया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है 2004 के अंदर में। और जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसमें हम देखते हैं कि इंडिया इसका मेंबर रहता है, लेकिन जब भी हम देखेंगे तो यूएसए इससे दूर ही बना रहता है। तो यूएसए हैज़ नॉट येट रेटिफाइड द कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ में। ये सिंपली जो क्वेश्चन है हमारा लिंक करता है हमारे लर्निंग एबिलिटी की वजह से, आपका ये ठीक हो सकता है। यानी अगर आपने लर्न किया हुआ है, जो कि हमें ये लिस्ट पूरी लर्न करनी होती है। नेशनल पार्क जो है हमारे पास, नेशनल पार्क लगभग 106 के आसपास जो नेशनल पार्क है, और जो हम देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो लगभग 570 के आसपास जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। 570 ये आप नहीं रख सकते हैं, तो डेफिनेटली नेशनल पार्क अगर आप कर ले तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर में कंगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो कंगर घाटी नेशनल पार्क जो है वो सही है, छत्तीसगढ़ के अंदर में ये है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर में आपको दिखाई देगा। कुंगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सही है, हिमाचल प्रदेश में आपको ये दिखाई दे रहा है। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आप जानते होंगे हरियाणा में, गुरुग्राम से आगे वहाँ पे आपको ये मिलेगा, तो हरियाणा के अंदर में दिस इज करेक्ट। तो ये देख लेते हैं इसका वन, एंड दिस बी इज एक्चुअली करेक्ट, 1432 करेक्ट। ये इसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में हमें जो लिस्ट हमें टीचर्स बताते हैं, ठीक है, आप लोगों को टीचर बताते हैं, उस लिस्ट को आपको ठीक से अगर कर लें तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर में मेनली आपको जो करना होता है वो टाइगर रिजर्व की सारी लिस्ट करनी होती है। नेशनल पार्क आपको सारे करने हैं। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया आप छोड़ सकते हैं, इस लिस्ट को आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत ज़्यादा है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो करंट अफेयर में हमारे रहते हैं, सिर्फ उसको आप करके जाएंगे तो आपका काम चल सकता है। दूसरी बात है यहाँ पे जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि कम है तो हमें पूरा इसको कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये हमें कर लेनी चाहिए। टर्टल रिजर्व्स या फिर ऐसे कुछ सेंचुरी बनाई गई है तो उसे कर लेना चाहिए। तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं, वेटलैंड साइट्स जो है, रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, उनको कर लेना चाहिए। लेकिन जिस लिस्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है, उसका करंट अफेयर भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक लिस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं नेशनल पार्क की, तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें कॉमन है इसके अंदर में, तो वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो 13 का बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो कांगर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में है, नागरहोल कर्नाटका, कुंगती जो है हिमाचल प्रदेश में, और सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर आपको मिलेगी। अगेन सेम फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारा, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत इसके अंदर में नहीं होती है। तो इसके अंदर में सिमलीपाल आपसे पूछा गया। सिमलीपाल तो आप जानते ही हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के अंदर में है। उसके आगे से हम देखेंगे कि बहुत सारी रेंजेस भी हैं उसके पास में, ओडिशा हिल्स भी वहीं पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें देहोंग देबान, डेफिनेटली ये जो दिहांग और ये सारे जो रीजन्स हैं आप जानते ही हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है उसके पास में है। तो डेफिनेटली बी का 3 और 4 का 1, दिस एक्चुअली इज करेक्ट। ये दिस इज दिस।
एंड नोकरक नोकरक लेक सुना होगा आपने। नोकरक लेक जो है मेघालय के अंदर में बहुत ज़्यादा फेमस ये लेक है। कंचनजुंगा शायद कोई मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। भूटान और उसके पास में आपको सिक्किम में ये आपको दिखाई देगा कंचनजुंगा। जो हमारी पीक है वो सॉवरन इंडिया की हाईएस्ट पीक है, और K2 जो है हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो डी इसका आंसर, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन इसका होगा, तो डी इसका आंसर करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मैंग्रोव और उससे रिलेटेड हमारे स्टेट्स को आपको बताना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर में अचरा जो रत्नागिरी है वो कहाँ है, डेफिनेटली रत्नागिरी और ये सारे रीजन आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो कोंदापुर कर्नाटका, सिंपल कर्नाटका, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो बहुत बार इसको किया हुआ है तो डेफिनेटली ये इजी होता है। तो आपको लिस्ट एक बार इसको करनी पड़ेगी। सिंपल से मैंग्रोव फॉरेस्ट जब हम क्लास में करेंगे तो उसको आपको ठीक से अच्छी तरीके से कर लेना है। और अगर आपको ये एरिया आपने अगर वेम्बनाड जैसे और ये सारी चीज़ें जो हम अलग से भी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिच्चावरम। पिच्चावरम आपको पता ही है एक हिल का नाम है तमिलनाडु के अंदर में। वेम्बनाड लेक इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, वेम्बनाड लेक केरला के अंदर में। तो ये हमारा जो है सेकंड इसका आंसर हो जाता है। तो इजीली अगर आपको इनमें चारों नहीं भी आते हैं, दो भी अगर आते हैं तो आप करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का 1 और सी का 5 और डी का 2 ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो अचरा रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र के अंदर में है। कोंदापुर जो है हमारा वो कर्नाटका के अंदर में है। पिचावरम जो है तमिलनाडु के अंदर में, और वेम्बनाड जो है केरला के अंदर में। इसलिए आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, वेम्बनाड जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है हमारी इंडिया की, और ये किसके अंदर में है, केरला के अंदर में। दूसरी बात यहाँ याद रखना है, वेम्बनाड जो है यहाँ पे हमारा बैक वाटर आता है, क्योंकि ये हमारे पूरे इंडिया का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है। सबसे हायर मोस्ट पॉइंट है K2, और सबसे हाइट में यानी सी लेवल से भी नीचे कौन सा है, कुट्टनड़। जो कुट्टनड़ अलफूजा नाम का एक रीजन है हमारे केरला के अंदर में, वो माना जाता है सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है। तो समुद्र का पानी, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, समुद्र का पानी जब यहाँ एंटर करता है तो ये अंदर ही रह जाता है और बाहर वापस नहीं जा पाता, क्योंकि लो लाइंग एरिया है। और उस वाटर को हम यहाँ पे बोलते हैं बैक वाटर। और बैक वाटर आपने केरला की कभी अभी फोटो वगैरह देखी है तो आपने देखा होगा, बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पे ट्री वगैरह ये लगे हुए हैं, और इनके बीच में एक रिवर और ये सब जा रहा है। और इसके अंदर में जो हाउस बोट है वो बनाया हुआ है लोगों ने, और टूरिज्म इसमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो होता है ये बैक वाटर होता है वेम्बनाड, और इसके आसपास की लेक में आपको ये दिखाई देगा। तो 15 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट अब हम 2005 के बाद के जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं 10 तक के हम क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।